नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 फरवरी सन 2025। इसके अलावा आज यानी 16 फरवरी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर मंडियां निर्धारित की गई। उठान में अगर देरी की तो 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। हरियाणा की बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी का दिया तोहफा। हरियाणा की अठगामा खाप का बड़ा फैसला, माता पिता की सहमति से हो लव मैरिज तो साथ ही गांव में डीजे बंद कराने पर दिया जोर। 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच कई दिन बंद रहेंगे बैंक, चेकबुक और पासबुक समेत कई बैंकिंग काम हो सकते हैं प्रभावित। अब फ्री में नहीं देख पाएंगे IPL मैच, अब IPL के लाइव मैच देखने के लिए करना होगा ये काम, बताएंगे पूरी खबर। भिवानी के बागवानी मेले में पूर्व कृषि मंत्री बोले, परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक तकनीक को अपनाएं। 2 दिवसीय मेले का आज अंतिम दिन है। रेडमी नोट 14 5G IV ग्रीन कलर में लॉन्च, 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 12 GB तक रैम मिलेगी। शुरुआती कीमत 18,999 रुपए। सरकारी नौकरी अपडेट, रेलवे में 1036 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी, ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। और 14 अमेरिकी राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क पर केस किया, कहा राष्ट्रपति ने टेस्ला चीफ को असीमित ताकत दी, यह लोकतंत्र के लिए खतरा। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। फरवरी के महीने का आलम यह है कि अब दोपहर में हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। जल्द ही मौसम फिर से करवट ले सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा अलर्ट के अनुसार 19 और 20 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही 17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने से 18 फरवरी को आसमान में बादल छा सकते हैं। इसके बाद 19 और 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ जाएगी, जिससे दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हल्की बारिश हो सकती है। इस बारिश के चलते तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन बारिश के बाद यह घटकर 28 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। हालांकि रात का तापमान धीरे धीरे बढ़ने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने के बाद 21 फरवरी से मौसम दोबारा साफ हो जाएगा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। भारतीय वायुसेना दिल्ली द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू 02/2025 ट्रेड में अविवाहित पुरुषों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। ये भर्ती निःशुल्क यानी फ्री है। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मैस वेटर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर आदि गैर लड़ाकू ट्रेड में भर्ती होनी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर करने के लिए सूबे की नायब सैनिक सरकार ने प्रदेश में मंडियां व खरीद केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 417 मंडियां व खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही मंडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर व मंडी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी भी जारी कर दी है। इस पॉलिसी में कई अहम बदलाव किए गए हैं। जारी की गई नई पॉलिसी के तहत इस बार मंडियों से गेहूं की लिफ्टिंग का टेंडर लेने वाले ठेकेदार के पास 30% ट्रक खुद के होने चाहिए। यही नहीं, समय पर लिफ्टिंग नहीं होने पर लगने वाली जुर्माना राशि भी प्रति ट्रक 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। लिफ्टिंग का टेंडर लेने वाली फर्म यदि खरीद के 48 घंटे के बाद भी उठान नहीं करती है तो प्रति ट्रक 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एक लिफ्टिंग एजेंसी एक जिले में 3 से अधिक मंडियों से गेहूं का उठान का टेंडर नहीं ले सकती है। केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 150 रुपए अधिक है। पिछले साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब की बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सूबे की नायब सैनिक सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें 15,000 रुपए की बजाय 16,000 रुपए प्रति महीना मानदेय मिलेगा। इस संबंध में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा सभी जिला उपायुक्तों, CEO, जिला परिषद एवं DPDO व BDPO को आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान देवीराम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गत वर्ष 24 नवम्बर को जींद में आयोजित हुई
रैली में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 26,000 रुपए और शहरी सफाई कर्मचारियों का मानदेय 27,000 रुपए करने की घोषणा की थी, लेकिन अब मानदेय में मात्र 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करके सरकार ने हजारों सफाई कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले के विरोध में 1 से 3 मार्च तक सभी बीजेपी विधायकों, मंत्रियों व जिलों में लघु सचिवालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत बहुत सारी भर्तियां की जाती हैं। इसके जरिए कर्मचारियों को कच्ची नौकरी मिलती है, मगर अब इसे बंद किया जा सकता है। HKRN के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है और इसे खत्म किया जा सकता है। हाल ही में यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में दी है। मुख्य सचिव के हल्फनामे के मुताबिक HKRN के तहत ज्यादातर संविदा नियुक्तियां गैर स्वीकृत पदों पर और स्वीकृत पदों पर सिर्फ अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जा रही है। सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम और सभी शर्तों का उल्लेख किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि रेगुलर कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर संबंधित की सेवा को खत्म किया जा सकता है। अपने विस्तृत जवाब में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने यह भी बताया कि संविदा नियुक्ति के वक्त यह तय किया गया है कि कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा जहां उन्हें तैनात किया गया है। मुख्य सचिव ने HKRN के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को सही ठहराते हुए बताया कि नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को HKRN के तहत कर्मियों की अल्पकालीन संविदा नियुक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। मुख्य सचिव की तरफ से यह भी कहा गया कि ज्यादातर बार नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमेबाजी के दायरे में आ जाती है, जिससे कि नियमित भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है और नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में काफी वक्त लग जाता है। हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई राज्यों में प्रभारियों की छुट्टी करते हुए उनके जगह पर नई नियुक्तियां की गई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद पार्टी नेताओं पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है और उनकी जगह पर वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है। BK हरिप्रसाद पहले भी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। उनकी गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में होती है। दीपक बाबरिया ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्वयं अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रभारी का महत्वपूर्ण पद किसी और दूसरे नेता को सौंपने का सुझाव दिया था। माना जा रहा है कि दीपक बाबरिया को उनके आग्रह पर ही हटाया गया है, लेकिन कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा तथा राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के कहने पर बाबरिया की छुट्टी की गई है। वहीं प्रभारी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की भी छुट्टी जल्द हो सकती है। वहीं चौधरी उदय भान को हटाने के बाद कांग्रेस की ओर से पैनल में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा सांसद वरुण चौधरी मुलाना, पूर्व विधायक राव दान सिंह, विधायक गीता भुक्कल और विधायक अशोक अरोड़ा के नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि इन नेताओं में से कुछ नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी शामिल हैं। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हो सका है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के नामों का ऐलान एक साथ करेगी या फिर अलग अलग करेगी। हरियाणा में सर्वजातीय अठगामा खाप घसोला की कार्यकारिणी की एक पंचायत में समाज हित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रधान रणवीर सिंह की अध्यक्षता में गांव बलकरा के पंचायत भवन में आयोजित हुई इस बैठक में जहां माता पिता की सहमति से लव मैरिज करने का फैसला लिया गया, इसके साथ ही कई सामाजिक फैसले भी लिए गए। अठगामा खाप के प्रवक्ता पूर्व सरपंच राजीव रामनगर के अलावा खाप पदाधिकारियों की इस बैठक में गाँव जाकर सब कमेटी गठित करने का भी फैसला लिया गया है। इन कमेटियों में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल किया जाएगा। ये कमेटियां गाँव में नशा मुक्ति व अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाएंगी। एक गोत्र गुहान में शादी न करने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांव में शराब के ठेकों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी सरकार के पास भेजे जाएंगे। खाप के प्रधान रणवीर सिंह ने बताया कि सामाजिक सहबोज पर होने वाली फिजूल खर्ची और खाप के तहत आने वाले गाँव में डीजे बंद कराने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक ताना बाना कायम रखने का भी आह्वान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करके ही हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इन चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी और 2 मार्च को वोटिंग होगी। इन चुनाव के लिए बीजेपी ने नगर निगम में मेयर और नगर परिषद में चेयरमैन पदों के लिए पार्टी सिंबल पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने भी निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। जेजेपी ने सिरसा में नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने प्रवीण कुमार उर्फ लक्की चौधरी को टिकट देकर चुनावी रण में उतारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के निर्देश पर पार्टी ने ये अहम फैसला लिया है। लक्की चौधरी जेजेपी के चुनाव चिन्ह चाबी के निशान पर चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि पार्षद पद का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा नहीं जाएगा। जो भी कार्यकर्ता इस पद के लिए आवेदन करेगा उसे पार्टी की ओर से भरपूर समर्थन दिया जाएगा। वहीं लक्की चौधरी 17 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला सहित कई अन्य नेताओं की उपस्थिति रहेगी।
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत हरियाणा को बिजली से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 6,797 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम भारत सरकार की एक विशेष योजना है, जिसके तहत बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय और परिचालन क्षमता को मजबूत किया जाता है। इस राशि से प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सुधारा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि इस राशि में से गुरुग्राम और फरीदाबाद के सिस्टम आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण परियोजनाओं के लिए 3,638.21 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह निवेश इन दो प्रमुख जिलों में बिजली आपूर्ति को स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध गति से बिजली सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए भी टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। मार्च महीने से क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। क्रिकेट प्रेमी आईपीएल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर सामने आई है। पिछले साल की तरह इस बार क्रिकेट प्रेमियों को जियो सिनेमा पर मुफ्त में आईपीएल के मैच देखने की सुविधा नहीं मिलेगी और न ही एक और प्लेटफॉर्म यानी हॉटस्टार पर यह सुविधा मिलेगी। मुफ्त यानी फ्री में आईपीएल मैच देखने की सुविधा उपलब्ध न होने की सबसे बड़ी वजह है कि जियो और हॉटस्टार का विलय हो गया है, जिसे अब जियो स्टार के नाम से जाना जाएगा। इस नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को शुक्रवार को लॉन्च कर दिया गया है। इसी विलय ने भारत से आईपीएल के मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग का अधिकार भी छीन लिया है। समाचार एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो जिन क्रिकेट प्रेमियों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो कुछ ही देर लाइव मैच को देख पाएंगे। जब फ्री मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर उन्हें सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए रिचार्ज करना होगा। 149 रुपए की शुरुआती रिचार्ज प्लान से आप आईपीएल के लाइव मैच को देख सकेंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अब जियो स्टार प्लेटफॉर्म नया ठिकाना होगा। इस पर आईसीसी इवेंट से लेकर आईपीएल और डब्ल्यूपीएल जैसी लोकप्रिय क्रिकेट लीग का सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा भारत के घरेलू क्रिकेट मैच भी इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। क्रिकेट के अलावा इस पर प्रीमियर लीग, विंबलडन, प्रो कबड्डी लीग, आईएसएल के मैच भी आते हैं। अगर आपको बैंक से जुड़ा हुआ कोई जरूरी काम है तो उसे तुरंत निपटा लें, क्योंकि 15 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई की तरफ से इसकी लिस्ट जारी की जा चुकी है। आज हम आपको बैंक हॉलीडे लिस्ट के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। 15 फरवरी से 2 मार्च तक बीच में कई दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में चेकबुक, पासबुक समेत कई बैंकिंग काम प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान ऑनलाइन सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हर महीने छुट्टियों की लिस्ट जारी की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह की छुट्टियां शामिल होती हैं। जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है उस दिन पूरे देश में सभी संबंधित बैंक बंद रहते हैं। क्षेत्रीय छुट्टियां किसी विशेष राज्य या फिर किसी क्षेत्र में से संबंधित होती हैं। ऐसे में पूरे देश में छुट्टी हो या नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। 16 फरवरी को रविवार है, इसलिए इस दिन छुट्टी रहेगी। वहीं 22 फरवरी चौथा शनिवार है, जिसके कारण देश भर में बैंक क्लोज रहेंगे। वहीं 23 फरवरी को रविवार है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर छुट्टी रहेगी। वहीं 2 मार्च को रविवार पड़ने वाला है। बैंक की छुट्टियां होने के बावजूद भी ऑनलाइन सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहने वाली है, अर्थात इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हरियाणा में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 नगर निगमों में मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें गुरुग्राम से सीमा पाहुजा, मानेसर से नीरज यादव, हिसार से कृष्ण सिंगला, करनाल से मनोज वाधवा, रोहतक से सूरजमल, यमुनानगर से किरणा देवी, अम्बाला से अमीषा चावला और सोनीपत से कमल दीवान का नाम शामिल है। कांग्रेस ने पानीपत और फरीदाबाद में मेयर उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं की है। इसी बीच पूर्व कांग्रेसी विधायक बिशन लाल सैनी ने यमुनानगर में भाजपा ज्वाइन कर ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 2 मेयर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें रोहतक से अमित खटक और सोनीपत से कमलेश कुमार सैनी को मेयर टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने शुक्रवार को मेयर उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की। हालांकि पहली लिस्ट को अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने गलत बताते हुए वापस ले लिया। देर शाम दूसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें सिर्फ गुरुग्राम का मेयर उम्मीदवार बदला गया। इसके बाद रात को भाजपा ने नगर पालिका और नगर परिषदों के चेयरमैन उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी की। हिसार में 2 पूर्व मंत्री मेयर कैंडिडेट को लेकर आमने सामने थे। निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल और डॉक्टर कमल गुप्ता अपने अपने पसंद के नेताओं के लिए लॉबिंग कर रहे थे। कमल गुप्ता अनिल मानी को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे थे। वहीं सावित्री जिंदल शकुंतला राजलीवाला के नाम के लिए जोर लगा रही थी, लेकिन पार्टी ने दोनों की सिफारिश को अनसुना कर संगठन की पसंद के नेता और पंजाबी समाज से आने वाले प्रवीण पोपली को यहां से टिकट दिया है। हरियाणा के भिवानी जिले के गिगनाऊ गांव में इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित उत्कृष्ट बागवानी केंद्र में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले के पहले दिन हरियाणा के पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को संबोधित किया। दलाल ने किसानों से परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनकी उपज न सिर्फ देश के अन्य राज्यों में बल्कि विदेशों में भी बेची जा सके और बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि गन्नौर में हजारों करोड़ की लागत से देश की सबसे बड़ी
अंतर्राष्ट्रीय मंडी स्थापित की जा रही है। हरियाणा पहला राज्य है जो सभी फसलों की खरीद MSP पर कर रहा है। साथ ही बागवानी फसलों के लिए भी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना भी लागू की गई है। पूर्व मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने किसानों से पानी की बचत के लिए टपका सिंचाई पद्धति अपनाने का भी आग्रह किया। दलाल ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और खेती को कभी भी घाटे का सौदा नहीं बनने देंगे। पूर्व कृषि मंत्री ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे बागवानी, सब्जी उत्पादन, मशरूम, मछली पालन और पशुपालन की तरफ भी ध्यान दें। सरकार द्वारा इन सभी किसान और पशुपालन से संबंधित योजनाओं पर सब्सिडी पर आधारित ऋण सहायता मुहैया करवाई जा रही है। किसान इन संबंधित विभागों के अधिकारियों से संपर्क करें और योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाएं। उन्होंने किसानों से खजूर की खेती करने का भी आह्वान किया। बता दें कि बागवानी विभाग की ओर से 15 व 16 फरवरी 2025 को मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज मेले का आखिरी दिन है। टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड Redmi ने मिड बजट सेगमेंट में Redmi Note 14 स्मार्टफोन का IV ग्रीन कलर ऑप्शन भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने यह स्मार्टफोन दिसंबर में लॉन्च किया था, तब इसमें टाइटन ब्लैक, फैंटम पर्पल और मिस्टिक पर्पल कलर ऑप्शन दिए थे। Redmi Note 14 5G IV ग्रीन कलर वेरिएंट आप Xiaomi की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। कंपनी ने 2 महीने पहले दिसंबर में 3 स्मार्टफोन Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro और Redmi Note 14 Pro Plus भारतीय बाजार में लॉन्च किए थे। बता दें कि IV ग्रीन कलर ऑप्शन सिर्फ Redmi Note 14 5G में मिलेगा। यह कलर ऑप्शन इस सीरीज के Redmi Note 14 Pro और Redmi Note 14 Pro Plus में नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीनों फोन में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले Redmi की ओर से दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Redmi 14 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप टेलीफोटो AI कैमरा दिया गया है। न्यूली लॉन्च Redmi Note 14 में 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5110 यानी 5110 mAh की बैटरी दी गई है। Note 14 Pro में 5500 mAh की और Note 14 Pro Plus में 90 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6200 mAh की बड़ी बैटरी पैक दी गई है। शुरुआती कीमत की बात करें तो 18,999 रुपए है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 8 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 84,699 रुपए रखा गया था, जो अब 85,998 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम 1,299 रुपए बढ़े हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी 2,562 रुपए महंगी होकर 97,953 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। पिछले शनिवार को ये 95,391 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल बात करें यानी 1 जनवरी से तो अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 9,836 रुपए बढ़कर 85,998 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो के भाव से 11,936 रुपए बढ़कर 97,953 रुपए पहुंच गए हैं। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,060 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,320 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।